What 60, what 30, take it whenever you get time. So today is 12th of December 2022. Today is day number 346 and we are going to talk about all these important topics. Everything will suddenly happen for you and you will be thankful you didn't give up. So don't give up. Work as hard as you can, but don't forget to rest with the same intensity. There is virtue in work and there is virtue in rest. Use both and overlook neither. Study full throttle. This is Prelims 2023 course. We are covering all these things. Entire syllabus of preliminary examination UPSC Civil Services examination. You can join this course for a nominal fee of rupees 1111 only. आज लाइव क्लास होगा 8 PM पे और हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Vocabulary अच्छी होना बहुत जरूरी है. Teeming का मतलब है भरा हुआ. Be full or swarming with. Teeming with confidence. Be filled with. Be brimming with. इम्परमानेंस मतलब अनस्थिरता, वो परमानेंट नहीं है, एफेमरल है. डिसैमिनेट मतलब प्रसार, स्प्रेड करना वाइडली. चर्लिश बिहेवियर है. चर्लिश मतलब वो असभ्य होता है, रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड दिस इज नॉट राइट, इल मैनर्ड. इपिटमी का मतलब होता है प्रतीक, अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप. पर्सोनिफिकेशन, एम्बॉडीमेंट, इनकारनेशन. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इपिटमी, churlish, disseminate, impermanence and teeming. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 207. Preventing injuries and violence and overview. ये रिपोर्ट लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. यूनाइटेड अरब एमिरेट थर्ड रैंक पे आता है, इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर. वाई के अलग साहब थे एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट. सेमेरू वोल्केनो है इंडोनेशिया में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स. वो जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो किन्होंने बिल्ड किए हैं? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी वाज बिल्ट बाय हुम. चार मीनार है हैदराबाद में. चार मीनार वाज बिल्ट बाय हुम. व्हाट इज मेंट बाय अ पीर इन द सूफी ट्रेडिशन? दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू राजस्थान में. इसको किन्होंने बिल्ड किया था? Which language was used by तुलसीदास for रामचरितमानस? सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. ये सी सेट है. कल ये सवाल आपसे पूछा था. ऐसे सवालों में बस हमें याद रखना है नॉर्थ इज दिस, साउथ इज दिस, ईस्ट इज दिस एंड वेस्ट इज दिस. जैसे जैसे यहाँ पे वर्ड्स में डायरेक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डिस्टेंस को आप मूव करते जाओ पिक्टोरियल फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट में, एंड यू विल गेट द आंसर. सिमिलरली यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए थे और आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना था. सो द राइट आंसर हियर इज ओनली कंक्लूजन 1. अब ये आज के सवाल हैं. अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे r इज ग्रेटर देन p एज वेल एज q, s इज नॉट द लार्जेस्ट नंबर. अब आपको बताना है p, q, r एंड s में सबसे बड़ा क्या है. सो टेल विच इज द राइट ऑप्शन. देन ये 12th ऑफ दिसंबर 2022 है और आज हम आंसर राइटिंग रिज्यूम कर रहे हैं. ये 2 सवाल है. पहला तो आपको यूनियन टेरिटोरीज जो इंडिया में है इस पे एक बहुत अच्छा नोट तैयार करना है. नोट फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली स्टेट सब्जेक्ट्स में किन सब चीज़ों में लॉ नहीं बना सकता है. सिमिलरली पुडुचेरी में क्या प्रोविजंस हैं. जो जो चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो गवर्नर ऑफ पंजाब होता है. ऐसी फाइन डिटेल्स जो है ना उन सबको यहाँ पे कंसोलिडेट करिए. और सेकेंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है. काफ़ी दिन से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की भी बात कर रहे हैं जैसे बीटी कॉटन एटसेट्रा. सो यू हैव टू टेल इन जनरल कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हेल्पफुल है या हार्मफुल है, इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं और इससे रिलेटेड बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं. सो दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ. आई एम इंटरेक्टिंग विद सो मेनी स्टूडेंट्स. सो मैंने एक जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. देखो सारे स्टूडेंट्स ना एक जैसे नहीं होते. सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते. एक स्टूडेंट है जो बचपन से ही जो काफ़ी अच्छा रहा है पढ़ाई में, उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उसको एमसीक्यू स्टाइल भी बहुत अच्छा है, उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पहले भी अच्छे से क्वालिफाई कर रखे हैं, प्लस उसके पास कल्चर है, उसके पास एटमॉस्फेयर है पढ़ाई का. तो
इस केस में अगर ये स्टूडेंट बहुत कम एफर्ट में, जैसे स्टूडेंट बोलता है मैंने केवल 2-3 महीने पढ़ाई किया और मेरा क्वालिफाई हो गया, ये ऐसा नहीं है कि केवल 2-3 महीने में क्वालिफाई किया। इनडायरेक्टली ये जो स्टूडेंट है ये ईयर्स एंड ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहा है। उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, उसका लाइक करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एटसेट्रा वो बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है। तो इन जनरल ये स्टूडेंट इनडायरेक्टली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। अब ऐसे में एक नया स्टूडेंट आता है जिसके पास ये सब एडवांटेजेस नहीं थे। फॉर सम रीजंस उसने ये सब चीज़ों में कभी पहले ध्यान नहीं दिया। अब अगर ये भी ये सोचे कि मैं भी केवल 2-3 महीने तैयारी करूंगा दिस एंड दैट और आई विल गेट द सेम रिजल्ट, तो इससे डिसअपॉइंटमेंट आता है। सो दैट इज वाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि हम डेली ऐसे आंसर राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, हो जाता है दिस एंड दैट, बट 99% स्टूडेंट का ऐसा नहीं होता है। मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लिखने में प्रॉब्लम आती है। अभी मेंस के पेपर में इतने सारे स्टूडेंट्स थे, दे वर रियली गुड, बट राइटिंग एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बना हुआ था। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, दुनिया देखी है उन्होंने, बहुत नॉलेज है, बट राइटिंग एक बहुत बड़ा बॉटलनेक उनके लिए बना था। सो द पॉइंट इज दैट इज वाई आपको रोज लिखने के लिए मैं इतना ज्यादा एम्फेसिस करता हूँ। मैं जो चीजें यहाँ पे बताता हूँ ऑब्वियसली वो टेलर मेड स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर हो सकती है, बट दीज आर यूनिवर्सल थिंग। यूनिवर्सल थिंग अगर आप रोज ऐसे आंसर राइटिंग कर रहे हो, इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, गेन होने के लिए बहुत ज्यादा है। सो यू आर गुड और यू आर जस्ट अ बिगनर, एवरीबडी शुड राइट, एवरीबडी शुड राइट, एवरीबडी शुड राइट, ओके। और जो मैं स्टैंडर्ड बुक से भी बोलता हूँ शॉर्टकट्स नहीं करने हैं, ये चीजें ना यूनिवर्सल है, ये सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा इससे। तो दैट इज वाई दीज आर ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स और दे आर वेरी रिलायबल टैक्टिक्स, इसको फॉलो करिए। एक यूटी पे नोट तैयार करिए, आपने बुक पढ़ लिया है, अब इसको लिख के बताओ। जीएमओ के बारे में इतना डिस्कशन किया है, अब अपने सारे थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के बताओ, स्ट्रक्चर्ड वे में। ये ज्यादा हेल्पफुल देन हार्मफुल क्यों है, ओके। अब हम आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में। तो ये हैं पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त जी। काव्य रचनाएं हैं वैष्णव भावना से प्रेरित है। अर्जुन की प्रतिज्ञा, आर्य, मातृभूमि जैसी कई कृतियां राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करती थी। हिंदी के एक महान कवि को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। तो ये हिंदी के महान कवि हैं पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त जी, आपकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। जैसे कुछ बहुत अच्छी पोएम्स हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं। नर हो न निराश करो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जीवन की ही जय है, जीव की जड़ जमा रहा है, नित नव वैभव कमा रहा है, यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है। मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरि का क्रीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। भारत का झंडा फहरे, मान मानसर का शतदल यह, लहर लहर का लहरे, भारत का झंडा फहरे। अब हम ऐसे बोलते हैं हमारी हिंदी अच्छी है, बट दिस इज क्वालिटी हिंदी। तो हम जो हिंदी में भी आप एग्जाम लिख रहे हो, रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम लिख रहे हो, तो अपनी भाषा पे पकड़ अच्छी रखो और उच्च कोटि का यहाँ पे आप लिखने की कोशिश करो, ओके। जैसे ये सिंगा जी का मेला है, हम मेला मोमेंट्स बड़े रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये मेला जो मोमेंट है, इसमें सिंगा जी का मेला खंडवा में लगता है और ये मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध संत सिंगा जी महाराज को समर्पित इस मेले में लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो दिस इज सिंगा जी मेला। जैसे लास्ट ईयर एक सवाल आया था, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कहीं विजिट करते हैं और इस टाइप से, चाहे वो ट्राइबल्स हो, फ्रीडम फाइटर्स हो, या फिर कोई रीजनल एक्टिविटी हो, मेला हो, वहां जो उनका इंटरेक्शन है आजकल, इससे काफी सवाल बनते आ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर भी आया था। तो सच टाइप ऑफ जो न्यूज है, जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बता रही है, हाईलाइट कर रही है, ये ऑटोमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम है। अब आप बताइए, ये दो वर्ड है, इसको अनजम्बल करिए और इसको अनजम्बल करिए, दोनों सेपरेट है, और बताइए ये कौन से फ्रीडम फाइटर का नाम लिखा हुआ है। जैसे ये SIR हो सकता है अनजम्बल करके, और ये अनजम्बल करके क्या नाम हो सकता है, टेल अनजम्बल द नेम। अभी हाल ही में यूएस के साथ हमारी प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है। 7th एडिशन हुआ है संगम, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी मार्कोस एंड यूएस नेवी SEARS का। दिस SEARS वाज हेल्ड इन गोवा। तो ये एक्सरसाइज संगम है, 1994 से हो रहा है, मिलिट्री डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। ये जो पर्सनल है, दिस इज सील टीम है, 5 बेस्ड एट सैन डिएगो, USA, इंडियन नेवी और इंडिया की मार्कोस आर वेरी केपेबल।
और INS अभिमन्यु, तो यहाँ पर ये इनका जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। नेवल स्पेशल फोर्सेस है और इट इज हेल्ड एज पार्ट ऑफ एक्सरसाइज मालाबार, एक्सरसाइज मालाबार। तो ये 7th एडिशन है एक्सरसाइज संगम का। इसके अलावा इंडिया यूएस की और पार्टनरशिप है, जैसे रेड फ्लैग इंडिया एंड यूएसए, टाइगर ट्रायम्फ इंडिया एंड यूएसए, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए, वज्र प्रहार भी इंडिया एंड यूएसए। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सोशल मीडिया अपडेट। देखो, हम अराउंड 40-45 मिनट्स में जितनी रेंज यहाँ पे कवर करते हैं और जितना प्रिसाइजली और क्विकली उन्हें कवर करते हैं, जो तरीका हमारा है यही उसके लिए सूटेबल बैठता है। अदरवाइज अगर हम बहुत ज़्यादा साइडवेज जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही PhD करने लग जाएंगे, तो हमारी रेंज कॉम्प्रोमाइज होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो दैट इज वाई वी ट्राई टू फॉलो द न्यूज़पेपर इन दिस फॉर्मेट। दिस इज अ गुड फॉर्मेट। इसमें बस अब एक ही चीज की जरूरत होती है कि स्टूडेंट भी अपने तरफ से थोड़ा इनपुट डाले। आई नेवर डू दिस कि केवल स्कैन कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आई ऑलवेज प्रोवाइड नोट्स एज वेल। सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपने न्यूज़पेपर देखा, अब इससे इन नोट्स से एक बार आप रिवाइज भी करो, तो चीजें आपको सब कंसोलिडेट होगी, बैंक होगी। आज से 4 महीने बाद भी अगर आपसे पूछ लिया जाए 12 दिसंबर को आपने क्या पढ़ा था, यू हैव दीज नोट्स, इसको रिवाइज करना है और आप इसके बारे में सब चीजें तुरंत बता पाओगे। दैट इज वाई दिस मेथड इज ब्यूटीफुल। ओके, अब जैसे ये नया इनिशिएटिव है, इसमें हम बड़े अच्छे माइंड मैप्स दे रहे हैं। दीज आर क्वालिटी माइंड मैप्स, जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्टेजेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी है वो जनवरी में स्टार्ट होगा, बट बिफोर दैट यू ऑल ऑफ यू गेट फैमिलियर विद द वोकैबुलरी ऑफ दिस इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ओके, सो दीज आर रियली गुड। मैं मॉर्निंग में इसको आपसे शेयर कर दिया हूँ, इसको डेली फॉलो करिए। ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, इससे हम हमारे एग्जाम सिलेबस की जो चीज़ें हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इंडिया अर्ज टू अडॉप्ट एशियान कंसेंसस ऑन म्यांमार। अब यहाँ बात क्या है, एशियान है। एशियान का कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक मैप बनाने के लिए बोला था, जियो पॉलिटिकल मैप। ये अगर होमवर्क आपने किया है तो ये न्यूज़ अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ऐसे ही होता है, हमको ना होमवर्क करना है और आफ्टर सम टाइम सब कनेक्टिंग द डॉट्स होता है, न्यूज़ बहुत आसान हो जाती है। यहाँ बात है कि जो म्यांमार है वो एशियान का पार्ट है। एशियान मतलब डेमोक्रेसी। एशियान मतलब फलक्रम ऑफ दिस इंडो एंड पैसिफिक। एशियान मतलब लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी। अब प्रॉब्लम ये है, इंडिया डेमोक्रेसी, एशियन डेमोक्रेसी, बट म्यांमार में हो गया मिलिट्री कू। तो इसको, म्यांमार इज अ पार्ट ऑफ एशियन, इसको हम कैसे एड्रेस करें। इंडिया अर्ज टू अडॉप्ट एशियन कंसेंसस ऑन म्यांमार। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम स्टैंड नहीं ले रहे हैं अभी, बिकॉज म्यांमार इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। और इवन हमारी जो MEA है वो भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को थोड़ा उसने अवॉइड किया है, कि जिस तरीके से मिलिट्री कू हुआ म्यांमार में, ऑंग सॉन्ग सूकी को हटाया, हमने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया है बिकॉज म्यांमार इज इम्पॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम हम हमेशा पुश कर रहे हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी और नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाए। ओके, स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड, इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस, हमेशा से हम यही बात कर रहे हैं, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। और दिस इज अ वेरी वेरी सीवियर, वेरी सीरियस वर्ड। इसको कैजुअली यूज नहीं करना चाहिए, टेररिज्म इज अ हीनस थिंग। सो टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, गुड और बैड नहीं होता, थोड़ा लेस टेररिस्ट, बिगर टेररिस्ट नहीं होता, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, ग्रेडिंग शुड बी स्टॉप्ड। Political convenience must not dictate such decisions, and there cannot be an exception or justification for any act of terrorism. अक्सर क्या होता है, पर्सन सेज हम पे एट्रोसिटीज हुई है, सो अब हम बाकी सब पे एट्रोसिटीज करेंगे। दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म का। The country says in a concept note for the UN Security Council. तो आप हैं रुचिरा कंबोज मैम, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। टेररिज्म in all its forms and manifestation must be condemned.
There cannot be an exception or justification for any act of terrorism, regardless of its motivation and wherever, whenever and by whomsoever committed. इस लाइन को नोट डाउन करिए और ये हमारी ऑफिशियल स्टैंड होने वाला है जब बात आएगी टेररिज्म का, कि टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस मस्ट बी कंडम्ड. इसको स्टॉप करना है. एंड दिस इज नॉट वन कंट्रीज ड्यूटी, एक कलेक्टिव वर्ल्ड का ड्यूटी है. There cannot be an exception or justification for any act of terrorism, regardless of its motivation, wherever, and by whomsoever committed. Okay? तो सिक्योरिटी काउंसिल में यही बताया गया, जैसे यूएनएससी में हमने देखा था पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को अक्सर शील्ड करने की कोशिश की जाती है बाय चाइना, तो विच इज नॉट अ राइट पॉलिसी. ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच होना चाहिए. टेररिज्म इज अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सो इसको स्टॉप करना चाहिए. दिस इज अ फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर. एवरीबडी, होल वर्ल्ड शुड स्टॉप दिस टेररिज्म. अब ये है कोड येलो. तो ये वर्कर है और ये है मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड गेंदा होता है ना, मैरीगोल्ड. तो लोकेशन है होलसेल फ्लावर मार्केट चेन्नई में, और बिकॉज साइक्लोन आया तो यहाँ पर भी फ्लावर का ऐसा डिस्ट्रक्शन हुआ है. तो दिस इज कोड येलो. कल्चरल डिप्लोमेसी अ बिड टू रीस्टोर ट्रेडिशन, सेज जयशंकर साहब. तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है और वो है कल्चरल डिप्लोमेसी. सो दैट इज वाई हम हमारी सॉफ्ट पावर को कितना एनकरेज कर रहे हैं. Restoring our rich tradition for the benefit of the world. India is an ancient civilization. We are very proud of our culture. Truly democratic है, pluralistic है. World order must see a full expression of India's heritage. हमें हमारी को बेहतर प्रेजेंट करना आना चाहिए India's heritage को. We are very rich. अब्रॉड भी और घर पे भी, होम पे भी, होम टर्फ में भी पीपल शुड नो कि हमारा रिच लेगेसी है. वी शुड रीस्टोर अवर रिच ट्रेडिशन. तो यहाँ 2-day टूर था वाराणसी का और काशी तमिल संगम था. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल्स टू सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग. अब यहाँ पे बात हुआ कि जो टेम्पल्स हैं ये काइंड ऑफ कीपर्स रहे हैं फॉर ऑफ कल्चर. फॉर एग्जांपल द्रविडन टेम्पल्स हमने देखे, नगाड़ा टेम्पल्स देखे. तो वहाँ एक इतिहास को समेटे हुए हैं वो. हिस्ट्री विद बीइंग सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड प्रमोटर्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट. तो टेम्पल्स दैट इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, बिकॉज वो एक गेटवे है जो हमारे एंशियंट इंडिया को आगे उसको दिखाता है. कल्चरल डिप्लोमेसी में भी बात है कि हम रिक्रिएट करें, बिल्ड करें, रिस्टोर करें रिच ट्रेडिशन. वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली. की वेन्यू है G20 की भी मीटिंग होने वाला है. काशी इंपॉर्टेंट वेन्यू है G20 मीट का, और दैट इज वाई यहाँ पे मैसेज लाउड एंड क्लियर है. इंडिया एज अ राइजिंग पावर इन द चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, और our culture, our legacy is something we are very proud of. So this is the front page of the Hindu. तो see, हमने holistically पूरा first page complete किया. So this is how newspaper should be read, कि हम variety cover करें, range cover करें entire newspaper का. Then अब जिसे this is AK-47, AK का full form बता सकते हैं आप, ये किसने बनाई थी. ये जो AK-47 गन है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल गन होती है, चोक नहीं करती है, और दैट इज़ वाई इतनी पॉपुलर भी है. अल्यूरिंग व्यू, तो ये मैसूरू पैलेस है और यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं. मैसूर विंटर फेस्टिवल चल रहा है. 4 लाख फ्लावर ऑफ वेरियस वेराइटीज यहाँ पर है अराउंड द पैलेस. तो दिस इज मैसूर पैलेस. अरुणाचल इज अ पोटेंशियली न्यू सॉन्ग बर्ड. तो एक नई बर्ड यहाँ पे मिली है, बर्ड वॉचर्स ने देखा, इसका नाम है लीजू. रैन बैबलर है और ये यहाँ पे मिला है मुगाफी पीक में. ये इल्यूसिव ग्रे बेलीड दिस रेन बैबलर है. तो अरुणाचल मतलब दिस नॉर्थ ईस्ट मतलब इकोलॉजिकली ब्लेस्ड है ये, और यहाँ पे एक नया सॉन्ग बर्ड यहाँ पे मिला है. कैप्चरिंग प्रॉब्लम एलिफेंट्स द तमिलनाडु वे. अब सी प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. एलिफेंट्स जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है, एलिफेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन बीइंग से, तो इससे क्या आता है, डिफिकल्टी ये आती है कि एनिमल का लॉस तो भी हमारा लॉस, ह्यूमंस का लॉस है तो भी हमारा लॉस. सो सबसे पहले तो इस कन्फ्रंटेशन को हमें होने नहीं देना है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करना है. एट द सेम टाइम अगर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स करना है, ये नहीं कि हमने शूट कर दिया एनिमल को. तो यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर भी है और तमिलनाडु फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने इसको अच्छे से डील किया. कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ट्राई करते हैं. न्यूट्रलाइज करना एनिमल को, ये हमेशा लास्ट से भी लास्ट ऑप्शन रहता है. वी डोंट डू दैट.
सो यहाँ पे एलिफेंट्स को कैंप भी लगाए गए हैं और एलिफेंट्स को लाइक ट्रेन भी किया जा रहा है सो दैट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कम हो। देन ये एजुकेशन प्लस है फ्रेंच कनेक्शन। Back on the track, this is again an excellent news. PT Usha can create a roadmap for India's bid for the Olympics in the 2030s. See, जो टॉप पे है, जो टॉप पे पर्सन है किसी भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी में, अगर वो वही पर्सन है जिसने ग्राउंड से स्पोर्ट्स को खेला है, समझा है, पार्टिसिपेट एज अ प्लेयर अच्छा खासा लाइफ स्पैन दिया है, तो वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्लेयर्स को बेहतर समझ पाता है। जैसे टीचर है, टीचर वो सेम प्रोसेस से गुजरा है जो स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, तो टीचर उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। तो पीटी उषा का जो अभी हुआ है ओलंपिक्स टॉप पोजीशन, तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड न्यूज़। पीटी उषा traveled the Madras Mangalore mail. Her employers railway permitted an unscheduled stop at her hometown केरला में। बहुत रेस्पेक्ट है बिकॉज अब मेडल विनिंग एक्सप्लॉइट्स आप लाए थे एशियन लेवल पे। ऑल दो ओलंपिक्स में बहुत बहुत नैरो मार्जिन से आप मिस कर दिए थे, बट नो डाउट यू आर अ चैंपियन। सो जब वो रिटायर्ड हुई ट्रैक एंड फील्ड एक्टिविटी से, तो अब इनका जिम्मे आया कि जो नया फ्रेश टैलेंट है उसको हम ग्रास रूट लेवल से ग्रूम करें। अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो दिस इज डेफिनेटली गुडविल, गुड जेस्चर। अब फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी हैं आप आईओए के, और इलेक्टेड अनअपोज्ड हुआ है। दिस टेल्स की काफी होप्स भी है हमें कि शी आर गोइंग टू डू अ वेरी गुड वर्क। सो अब बात है, आप ऑलरेडी राज्यसभा में भी रहे हैं। स्पोर्टिंग एलिवेशन एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, यू कैन हैंडल दिस मैनी बैटन्स रनिंग हर फेमस रिलेज। सो लेट अस सी। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, हमारा जो डिमांड है वो ये है कि हम ज़्यादा मेडल्स लेके आए, बिकॉज इंडिया 1.4 बिलियन है और मेडल्स अकॉर्डिंगली इतने नहीं आते। चाइना के मेडल्स देखिए। सो द आइडिया इज वी वांट मोर मेडल्स, वी वांट मोर मेडल्स। और ये जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी बहुत वेराइटी हो, जैसे एथलेटिक्स में फील्ड एंड ट्रैक में ज़्यादा मेडल्स नहीं आते, तो हम यहाँ पे ज़्यादा ग्रूम करें, यंग एज से ग्रूम करें। यंग एथलीट्स अक्सर जैसे स्पोर्ट्स में आते हैं तो उनको ये रहता है कि जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, मेडल मिल जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। तो ऐसा हमें उनको एक प्रॉपर एक करियर का भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ज़रूरी होगा। ओके, बट पीटी उषा बिकॉज इसी फील्ड से है तो उनको ये सारी जो डिफिकल्टीज हैं प्लेयर्स फेस करते हैं वो भी उन्हें पता होगा। अब गवर्नमेंट देखो फिर से कल्चर मतलब सॉफ्ट पावर ऑफ स्पोर्ट को आगे बढ़ा रही है, तो दिस इज रियली गुड। कॉर्पोरेट बैग एकेडमिक्स आ रहा है। गोल्ड मेडल अभी हमने जैसे एशिया तो था, अब जैसे नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, आपने ओलंपिक्स में भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स लेके आए। तो द पॉइंट इज इंडिया बदल रहा है, ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गया है अब। लेट अस सी। तो ये बड़ा अच्छा दिस डेवलपमेंट है। जब भी जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड चैलेंजेस की बात आती है तो अक्सर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अगर वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन है तो बेहतर होता है। देन साइकिल्स ऑफ क्राइसिस है पेरू का। द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रैटेजी, इसमें रेगुलर टॉक्स है कि आज की डेट में इंडिया के जो भी स्टेप्स हो रहे हैं वो चाइना को देखते हुए, चाइना के मद्देनजर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें चाइना की, तो चाइना जिस तरीके से प्रॉक्सिमिटी दिखाता है पाकिस्तान के साथ, चाइना अभी अरब कंट्रीज के साथ भी फॉर ऑयल डिप्लोमेसी काफी प्रॉक्सिमिटी दिखा रहा है। चाइना का रशिया के साथ क्लोजनेस बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ दिस यूएसए कॉमन एनिमी हो गया है रशिया और चाइना का। सो ये जो जिस तरीके से जियो स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है, इंडिया को बहुत केयरफुली यहाँ पे मैनूवर करने की जरूरत है। फ्रेंड्स एंड फोर्स दोनों बहुत केयरफुली चूज करने की जरूरत है। अभी गलवान क्राइसिस भी हुआ, चाइना बॉर्डर पे क्लैरिटी ला नहीं रहा है और इससे और डिफिकल्टी ही बढ़ेगी। अब जैसे बात आती है इंडिया यूएस रिलेशन की, तो इंडिया यूएस रिलेशन ऑल्दो पहले से काफी बेहतर हो गए, बट यूएसए भी अब पहले वाला यूएसए नहीं है। यूएसए ने जिस तरीके से अफगानिस्तान से पुल आउट किया, अभी यूक्रेन वॉर में भी यूएसए का जैसा रोल रहा है नेटो का, तो इंटरनली यूएसए में जो चैलेंजेस आ रहे हैं इतने ज्यादा, रेसेशन की बात आ रही है, यूएसए इज स्लोइंग डाउन। सो द पॉइंट इज इसमें यूएसए फिर से खुद को रिवाइव की भी कोशिश कर रहा है। जैसे ऑकस डील हुआ, अभी इंडो पैसिफिक की बात चल रहा है, क्वाड को किया, अभी वापस पाकिस्तान में फिर से न्यू इंटरेस्ट आ गया है यूएसए का। जैसे यहाँ के जो F-16 है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, और द पॉइंट इज कि वापस यूएसए अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
एज अ वर्ड पुलिस फिर से खुद को रिस्टोर कर रहा है। बट यूएसए में अभी बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, जैसे अभी इलेक्शंस भी होंगे, नेक्स्ट इलेक्शन, उसमें क्या होता है। सो द पॉइंट इज इंडिया को बहुत ज्यादा रिलाय भी नहीं करना है यूएसए में, अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से चलना चाहिए। बाकी रेगुलर टॉक है, रशियन कनेक्शन है। रशिया भी आज की डेट में जो रशिया है वो पुराना रशिया नहीं है, इट्स ए न्यू रशिया, और वो काफ़ी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक भी है। और चाइना अगेन रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई जब इंडिया चाइना का अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो रशिया क्या स्टैंड लेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। सो द आइडिया इज अगेन कि इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ पे आगे बढ़ना चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए, टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन करना चाहिए, फौज को ज़्यादा केपेबल बनाना चाहिए। ये अगर होगा, हम सेल्फ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ बिलीफ पे वर्क करेंगे, तो इंडिया एक बेटर पोजीशन पे होगा एज अ नेबर ऑफ दिस चाइना। द नैरेटिव ऑफ अ पोस्ट ट्रुथ वर्ड, तो एक वर्ड आया था पहले, पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ मतलब इट इज लाइक कि कोई बात बोल दिया, उसको डिस्टॉर्टेड वे में बताने लग गए, तो दैट इज पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ, पोस्ट ट्रुथ जो था परसीव टू बी अ नैरेटिव ऑफ कंटेम्प्ररी वर्ड, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2016 भी बताया गया था। अक्सर जैसे जर्नलिज्म जो होता है वहां इस बात पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। पोस्ट ट्रुथ मतलब नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं और लोगों के ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स चेंज किए जा रहे हैं, दिस इज पोस्ट ट्रुथ। तो पोस्ट ट्रुथ तो वर्ड था 2016 में, अभी 2022 में एक नया वर्ड आ गया है, गैस लाइटिंग। हैज नॉट ओनली सप्लीमेंटेड पोस्ट ट्रुथ बट अब इसका मोडस ऑपरेंडी एक वन स्टेप और आगे हो गया है। तो ये जैसे पोस्ट ट्रुथ था, वैसे ही अब एक नया वर्ड आ गया है, गैस लाइटिंग। तो 2018 में ये बजवर्ड था, गार्डियन ने वर्ड ऑफ द ईयर भी बताया, ऑक्सफोर्ड जिसने डिक्शनरी ने, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने भी बताया, इन द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सी आज का जो टाइम है वहाँ न्यूज कम, इंफॉर्मेशन कम, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, फेक न्यूज ज्यादा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती है, ट्विटर के ट्रोल्स हैं, डीप फेक्स है। गैस लाइटिंग अभी एक नया वर्ड बन के आ गया है। तो गैस लाइटिंग मतलब यू आर काइंड ऑफ लाइंग ट्राइंग टू मैनुपुलेट वे टारगेट्स आर अर्ज टू डाउट देयर, उन पे खुद ही पे सवाल उठवा रहे हो, बिलीव, फीलिंग और सैनिटी। जैसे स्टूडेंट्स को गैस लाइटिंग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को बैड फील कराने लग जाओ, आप पढ़ते नहीं हो, टाइम वेस्ट करते हो, सिलेक्शन नहीं होगा, दिस एंड दैट नहीं होगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आई एम द सेवियर, अब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे होगा, दिस एंड दैट। ये भी एक टैक्टिक है, मार्केटिंग टैक्टिक है, सेलिंग की। सो दिस इज गैस लाइटिंग, गैस लाइटिंग। तो अगेन इस पे क्या एथिकल बिहेवियर नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हो, लोगों के मन में डाउट्स क्रिएट कर रहे हो, उनके खुद के कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका तोड़ रहे हो। अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है। टारगेट्स आर अर्ज टू डाउट देयर मेमोरीज, बिलीव्स, फीलिंग्स और सैनिटी। अक्सर मार्केटिंग में भी ये होता है कि आपको जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना, जैसे इनसिक्योरिटी से एट टाइम्स इंडिया में दिस इज अ कल्चर विच इज नॉट राइट, स्किन कलर पे इनसिक्योरिटी आ जाता है, हेयर फॉल पे इनसिक्योरिटी आ जाता है, और बस उसी को टारगेट किया जाता है और आपको बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है आपका, और जो नहीं रिक्वायर्ड था। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग में क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स को हमेशा गिल्ट रहता है कि वो सफिशिएंट नहीं पढ़ रहे हैं, वो जो भी पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो उनको गैस लाइटिंग किया जाएगा कि आप ये एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ो, आप ये एक्स्ट्रा कोर्स भी करो। बट द पॉइंट इज हमें तो उतना ही, आप कैसे कर पाओगे इतनी सारी चीजें, इससे और कंफ्यूजन होगा, और एंट्रोपी होगा, और डिप्रेशन आएगा। तो दिस इज नॉट राइट। गैस लाइटिंग, आपकी क्वेश्चन रियलिटी पे ही सवाल उठ गया है। कन्विंसिंग यू दैट अ प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, रिवर्स विक्टिम ऑफेंडर है। Lying even when there is a proof, projects their own behavior on you, telling you you are imagining things। तो ये सब होता है गैस लाइटिंग। जैसे यू आर मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ नथिंग, लाइक ऑलवेज बिग डील हो रहा है। जैसे यू आर 20 बट स्टिल यू आर नॉट अर्निंग इन करोड़, दिस इज अ बिग डील। नो, इट इज अ नॉर्मल थिंग, नो बडी अर्न्स लाइक दिस एट दिस एज। ओके, सो अननेसेसरी हाइप किया जा रहा है। यू आर एक्टिंग क्रेजी, इट्स योर फॉल्ट, एवरीथिंग पर्सनली आप पे अटैक हो रहा है, ऑलवेज ट्विस्ट किया जा रहा है, बहुत सेंसिटिव है, अपसेट है, इमेजिनेटिव हो रहा है, मेकिंग अप हो रहा है स्टफ्स का। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब टैक्टिक्स अभी काफी ज्यादा हो रही है। तो दिस इज गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब डिसएग्रीमेंट नहीं होता। डिसएग्रीमेंट मतलब फैक्ट बेस्ड है कि हम इससे अग्री नहीं करते, दिस इज अ सिविल डिस्कशन। गैस लाइटिंग इज एन असॉल्ट कि आपकी रियलिटी ही खराब है, आपका बिलीफ सिस्टम ही खराब है, आपने अभी तक किया क्या है, इस तरीके के आपके पूरे लाइफ पे ही सवाल उठ जाते हैं। एन असॉल्ट ऑन योर वर्जन ऑफ रियलिटी।
द गोल इज अग्रीइंग और सीइंग द अदर साइड, बट यहाँ पर डोमिनेट करना मैल प्रैक्टिस ज्यादा होती है गैस लाइटिंग में। मेक यू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट एक्यूजेशन, तुरंत अक्यूज कर दो, अक्यूजेशन इज द बेस्ट डिफेंस अक्सर बोला जाता है, अक्यूज आरोप लगा दो। दे टेल ब्लेटेंट लाइज होता है, देयर एक्शंस रियली मैच देयर वर्ड्स, बातें करा लो पर एक्शन नहीं मैच होगा। दे विल यूज अदर पीपल टू मेक यू फील बैड, सम पर्सन एट द एज ऑफ 20 अर्निंग इन करोड़ बट यू आर नॉट डूइंग, they are trying to like making you feel bad is a strategy that is used consistently over time। तो इस पे अब सवाल आ रहा है, एथिक्स का सवाल आ रहा है। और एट टाइम्स अब देखो जो यंग बच्चे भी हैं वो इतना ट्रेमेंडस प्रेशर में है, ट्रेमेंडस प्रेशर में है, मेंटल इमोशनल, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? यूथ जो है वो वेस्ट हो रहा है, यूथ वेस्ट हो रहा है फॉर अननेसेसरी दिस, हम मेंटल इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। दिस इज अगेन अ important question, the narrative of a post truth world। ओपिनियंस और जो इमोशंस है उसके साथ खेला जा रहा है। कंज्यूमर्स वरीड अबाउट इनकम बट लेस इज सो अबाउट इकोनॉमी, राइज इन एवरेज होलसेल प्राइस व्हीट का हुआ है डीजीए से एडीआर। ओके, देन ऑन अमेंडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, अभी ये अमेंडमेंट आया है, इस पे वेट करते हैं हम। कोऑपरेटिव के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप जैसे अकेले हो तो ताकत कम है, अगर बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो ताकत बढ़ जाती है, तो दिस इज कोऑपरेटिव। ये वॉलेंटरी ओपन मेंबरशिप रखें, डेमोक्रेसी रखें, यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस हो, एजुकेशन ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन सारा हो, और एक कम्युनिटी को फोकस करे, कम्युनिटी को। तो ऐसे कोऑपरेटिव्स बनते हैं जैसे मार्केटिंग का, हाउसिंग का, क्रेडिट का, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का, दीज आर ऑल कोऑपरेटिव्स। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसके लीगल इम्प्लीकेशन कम होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, सारे मेंबर्स को बराबर के राइट होते हैं, इक्विटेबल सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दीज ऑल आर फीचर्स, कोऑपरेटिव के फीचर्स। तो कोऑपरेटिव इज अ हिट 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 कॉन्सेप्ट, कोऑपरेटिव इज अ हिट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कोऑपरेटिव है, जैसे ये है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, सच अ सक्सेस स्टोरी, कितना वेल्थ जनरेट किया है इसने। तो बिल टू अमेंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, कि बहुत सारे कोऑपरेटिव होते हैं वो एक राज्य में नहीं होते, वो बहुत सारे राज्यों में फैले हुए हैं, तो उनको किस तरीके से गवर्न करें। जैसे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे राज्यों में है, तो ये अमेंडमेंट आया है कि इनका गवर्नेंस, इलेक्टोरल प्रोसेस, मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में हम बेटर बेटर नियम बनाए, तो इसलिए ये बिल आया है। लेट अस वेट एंड वॉच, अभी इसमें काफी आगे चेंजेस आ सकते हैं। Only remember the name, Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022। अब बात आती है एनक्रिप्शन की, एनक्रिप्शन की, एंड व्हाई आर टेक कंपनीज फोकसिंग ऑन इट। तो क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे ए है और बी है, ए ने मैसेज भेजा बी को, बीच में कोई उसको ट्रेस भी कर सकता है और उसको पढ़ लेगा, बट ए ने साइन लैंग्वेज में एक मैसेज भेजा, साइन लैंग्वेज में एक मैसेज भेजा, मतलब यहां से जो मैसेज था हेलो हेलो, और उस मैसेज को इन्होंने एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्ट मतलब कुछ भी रैंडम नजर आने लग गया वो, बट इसका जो रैंडम नहीं है, इसकी एक चाबी भी है और वो चाबी बी के पास है। तो ए से मैसेज गया, वो रैंडम हो गया, और इसको बीच में कोई भी पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा ये क्या है, वो केवल बी समझ पाएगा। जैसे आजकल के जो जेन जी है, टीनेजर्स है, इनकी अलग ही साइन लैंग्वेज होती है, तो वो केवल ए और बी ही समझ पाते हैं, बाकी लोगों को, पेरेंट्स वगैरह को समझ नहीं आता। सो बिकॉज दे आर एनक्रिप्टिंग देयर मैसेजेस, दे आर एनक्रिप्टिंग देयर कम्युनिकेशन। ओके, तो दिस इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन, मतलब केवल ए और बी ही उसको समझ पाएंगे, बीच में किसी ने उसको ट्रेस भी कर लिया तो भी वो समझ नहीं पाएगा। तो टेक कंपनीज अभी एनक्रिप्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, बिकॉज प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो ये प्राइवेसी है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन में क्या होता है, दो डिवाइसेस के बीच में जैसे मैसेजेस कैसे जाते हैं, जैसे ए से मैसेज सर्वर गया फिर बी पे गया, बट अगर एनक्रिप्टेड है तो इवन सर्वर भी उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा, उसकी चाबी केवल बी के पास रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ऑडियो कॉल कर रहे हो, ऑडियो कॉल व्हाट्सएप से कर रहे हो, तो इवन व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस नहीं देख पाएगा, आपके कम्युनिकेशन को सुन नहीं पाएगा, तो दैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, साइबर क्रिमिनल्स अक्सर बीच में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं उसको, तो वो नहीं होगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन में। तो इसमें क्या होता है, अनस्क्रैम्बल जाता है मैसेज, और वो फिर केवल जो व्यू जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाना है उसी के पास चाबी है, वो उसको डिक्रिप्ट कर पाता है, तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन बोलते हैं इसे। ओके, तो आजकल इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है, बिकॉज डिजिटल प्रेजेंस बढ़ा है तो डिजिटल फ्रॉड्स भी बढ़ा है। साइबर क्राइम डॉट एक गवर्नमेंट वेबसाइट है साइबर क्राइम का, इस वेबसाइट को जरूर एक बार आप देखना।
एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज होता है, जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, आई मैसेज, गूगल वगैरह, या एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं। टेक कंपनीज अब इसको और ज्यादा एम्फेसाइज दे रही है। हमें जो है यूजर जो है उसको भी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन इज अ गुड थिंग। जस्ट नो द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ओके, बिफोर दैट यहाँ पर है व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉज ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। सी, रिलीजन जो होता है ये एक बहुत पर्सनल मैटर होता है। एवरीबडी को राइट है कि वो अपना पर्सनल मैटर अपना चूज कर सकता है। बट एट टाइम्स क्या होता है, रिलीजन को फोर्सफुली कन्वर्ट कराया जाता है बाय थ्रेट, कि कन्वर्ट टू दिस रिलीजन अदरवाइज ये डायर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो दिस इज थ्रेट, नॉट एक्सेप्टेड। कई बार यहाँ पे गिफ्ट्स होता है, कन्वर्ट टू दिस रिलीजन सो यू विल गेट दिस एंड दोज ऑल दीज टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स एटसेट्रा। तो ये तो ब्राइब हो गया। दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड। तो दैट इज वाई रिलीजियस कॉन्वर्जन जो होते हैं उसमें एग्जिस्टिंग लॉज टाइम टू टाइम अमेंड होते हैं। राज्यों में अलग अलग लॉज हैं। अभी ऐसा भी बात चल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया एक हम कॉमन लॉ लेके आए कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन होता है कि कन्वर्ट टू दिस रिलीजन दिस एंड दैट, तो वो स्टॉप करना जरूरी है। डिड यू गेट अ कोट फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर योर स्टोरी। अब कोट और साइट में क्या डिफरेंस होता है? कोट मतलब जैसे हम यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, इसमें वर्बेटिम लिखते हैं, जो कहा है एज इट इज वही होगा। और जब साइट करना होता है तो हम उसको एज अ रेफरेंस लेके अपनी बात बोल सकते हैं, रेफरेंस लेके। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ, अब देखो इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। दिस इज एस्मा, टीएच नहीं बोलते, दिस इज एस्मा। बट अब इसमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं होना है। नॉर्मली अगर आपने इंटरव्यू में ऐसा बोल भी दिया तो कोई कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। दिस इज ओके। बट करेक्ट चीज पता होना चाहिए, एंड फॉर दैट दिस इज कॉल्ड एस्मा। ये है श्रिंक इन्फ्लेशन। तो 10 रुपए के लेज के पैकेट में पहले 100 ग्राम चिप्स आते थे, अब 10 रुपए के लेज के पैकेट में 80 ग्राम चिप्स आ रहे हैं। तो प्राइस वही है बट क्वांटिटी कम कर दिया। दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। इम्पेटुअस, इसका मतलब है इम्पल्सिव है, हॉट हेडेड है, बहुत जल्दी वो लाइक रिएक्ट करने लग जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय अनड्यू हेस्ट एंड लैक ऑफ थॉट और डेलिबरेशन। वी मेड एन इम्पेटुअस डिसीजन टू गेट आइसक्रीम एट मिडनाइट, और फिर ठंड हो जाएगी। सो दिस इज वर्ड ऑफ द डे। ओके, अब ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। क्रिप्टो रेगुलेशन भी एक बहुत जरूरी चीज है। की फोकस एरिया होगा G20 फाइनेंस में। जैसे अब क्रिप्टो करेंसी, डे वन से बार बार मैं बता रहा था आरबीआई को क्रिप्टो पसंद नहीं है, किसी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्रिप्टो पसंद नहीं है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। एंड सी व्हाट हैपेंड एक्सचेंज वगैरह में क्रिप्टो का। सो इसलिए गवर्नमेंट बैक्ड एक रेगुलेशन होना जरूरी होता है। Enforcement agencies stepping up action against pro-Khalistani forces, divisive forces, and मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में ओपन किया। इंडिया नीड्स पॉलिसीज विच फोकस ऑन जॉब रिच ग्रोथ, और ये है क्लीन गंगा। ये गंगा है और गंगा को क्लीन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो इन लाइन विद अर्थ गंगा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, कल्चरल एक्टिविटीज, एग्जीबिशन, पूरे जो 75 टाउन है अलोंग द मेन स्टेम ऑफ द रिवर, टूरिज्म मिनिस्ट्री यहाँ पे प्रमोट कर रही है कि क्लीन गंगा हो, नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके, तो अर्थ गंगा हार्नेस करेगा इकोनॉमिक पोटेंशियल फ्रॉम द गंगा, और गंगा बिकॉज लाइफ लाइन है, बहुत इकोनॉमिक पोटेंशियल है, तो इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, ओवरऑल लेट अस ट्राई टू बिल्ड अ कल्चर कि दिस रिवर इज अवर लाइफ लाइन। अगर ये रिवर नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। तो इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रिवर को कंजर्व करें, फार्मिंग कॉरिडोर्स बनाए, एवरीबडी वेस्ट मैनेजमेंट करे। वहां पे शहरों का सीधा सीधा सारा कचरा बिना ट्रीटमेंट के गंगा रिवर में आता है। तो ये गंगा कैसे फिर अच्छी रह पाएगी? ट्रीटमेंट जरूरी है। सो दीज आर द चैलेंजेस, नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा। देन ये है एनएसए ओरियन कैप्सूल स्प्लैशेस डाउन इन पैसिफिक आफ्टर लूनर मिशन। न्यू कोविड वेव, चाइना में नंबर बढ़ने वाले हैं। और दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, इंग्लैंड मेक्स अ फिस्ट ऑफ इट बट फ्रांस हैज द लास्ट लाफ। ओके, लास्ट लाफ का मतलब क्या होता है? टेल इंग्लिश लास्ट लाफ। सो दिस इज इंग्लिश ऑल राइट। अब हम आते हैं आंसर सबमिशन में। तो आंसर राइटिंग भी डेली करना चाहिए, आपको फायदा होगा। ओके, अब ये दो सवाल है, बिमस्टेक पे बनाना था और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना था। इट इज बेटर टू लिव इन द कंट्री साइड, जो गांव है वहां रहना ज्यादा फायदेमंद है। इज इट सो? लेट अस सॉर्ट इट बाय द ओल्डेस्ट। और जूही ने स्टार्ट किया है, ग्रामीण क्षेत्र में रहना बेहतर क्यों है? पहले सकारात्मक बताया, जलवायु बेहतर है, जनसंख्या दबाव कम है, ध्वनि जल वायु प्रदूषण बेहतर है,
कम है। नैतिक मूल्यों, यस गांव में अक्सर बड़ा नैतिक मूल्यों की बातें होती है। और नकारात्मक क्या है, जैसे गांव में ही बताएं कि स्लो लाइफस्टाइल है, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये ग्रामीण का हो गया। प्लस अब इसमें एक व्यू पॉइंट है, शहर का भी हम एक व्यू पॉइंट बता सकते थे, वहां क्या सही है क्या गलत है, और फिर एक मिक्स्ड वे फॉरवर्ड बता सकते थे। ये डायग्राम बहुत अच्छा है, सहयोग के क्षेत्र हैं, चुनौतियां हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस कलादान, वेरी नाइस। तो बिम्स्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैप बड़ा अच्छा बनाया है आपने नंदिनी, दिस इज गुड। अब 7 मेंबर्स, देन दिस इज बिम्स्टेक, वेरी नाइस। अब बिम्स्टेक के बारे में और हमें अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज बिम्स्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल 100% आएगा। दीक्षित ने भी बिम्स्टेक पे लिखा, बिम्स्टेक चार्टर अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था ना हमने, हर कंट्री एक पर्टिकुलर फ्रंट पे उसको लीड करेगा, जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी इंडिया का आ गया, लाइक दैट। फिर दिस इज फ्लेक्सिबल बिम्स्टेक, सार्क कैसे डिफरेंट है, कंपैरिजन बताया, वेरी गुड। एक डायग्राम भी यहाँ पर होना चाहिए। पॉन्टिंग, दिस इज गुड, लैक ऑफ यूनिटी, कनेक्टिविटी, एफटीए, तो ये आपने बिम्स्टेक बताया, डायग्राम है गुड। सिग्निफिकेंस, ओवरऑल वी आर प्रो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक को गवर्नमेंट बहुत एनकरेज कर रही है। रत्ना प्रिया, देखो भी अच्छा स्टाइल है, मैप भी अच्छे से बनाया आपने बिम्स्टेक का, मेंबर कंट्री फ्लो में आ रहा है। वाई दिस रिजीम मैटर्स, बिम्स्टेक क्यों जरूरी है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, सी दिस इज अ वेरी थोरो नोट, इसको आप रिवाइज करना। रत्ना प्रिया आपका मेंस अभी बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। पीसीएस में भी इसी टाइप के सवाल आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीसीएस इज सिमिलर टू यूपीएससी। देन दिस इज, अब आपने एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस बताए, और आपने प्रमोट किया है कि रूरल लाइफ इज बेटर। बट हम वन साइडेड नहीं हो, हम बताएं अर्बन में भी क्या बेनिफिट्स हैं ये भी बताएं। जैसे शागुफ्ता ने बताया मेट्रोपॉलिटन में क्या क्या प्रॉब्लम है, ओवर क्राउडेड है ना, फिर डीकंजेशन एक दिक्कत है, कार्बन टीयर 4 टीयर 3 सिटीज में क्या इजी है, वेरी नाइस। अब इसमें थोड़े और भी इसको एलैबोरेट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि गांव में सब अच्छा ही अच्छा है, गांव में अपनी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वरना इतना गांव से लोग शिफ्ट क्यों करते, हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, थिंक। बिम्स्टेक बनाया गुड, सारे कंट्रीज बताया आपने, प्रिंसिपल्स, पोटेंशियल इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, की चैलेंजेस, वेरी नाइस, दिस इज गुड। पाकिस्तान, दिस इज गुड, वेरी नाइस। बाला, दिस इज रियली गुड, सी कितना अच्छा मैप बनाया है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, वेरी नीट एंड क्लीन, वे फॉरवर्ड। बिम्स्टेक के लिए हम प्रो बिम्स्टेक हैं, प्रो बिम्स्टेक। विमल, दिस इज अगेन गुड, मैप वर्क एक्सेलेंट है, प्रिंसिपल, सी द हेडिंग सब हेडिंग, यू आर रियली गुड, फॉरेन पॉलिसी, चैलेंजेस, वेरी नाइस, वे फॉरवर्ड। तो सी ये याद हो गया अच्छे से। अब लेटेस्ट इसमें जो करंट अफेयर्स आएंगे उसको आप ऐड करते जाना। कंट्री साइड, ह्यूमन सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया, रूरल एरिया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन। तो आपने भी रूरल को ज्यादा फोकस किया है, बट अर्बन का भी क्या एडवांटेजेस है, थिंक। पूजा, दिस इज गुड, सारा मैप के थ्रू बताया, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक। प्रिंसिपल्स, बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है, अब सी ये बड़ा अच्छा पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स लिखे, एंड वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। दमन, दिस इज गुड, बिम्स्टेक के बारे में बताया, मेन ऑब्जेक्टिव, एशियन, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन, गुड। बिम्स्टेक बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, ओके। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, जित प्रेशर लेके नहीं करना है, एंजॉय करना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है हमें, ओके। देन बिम्स्टेक, दीपाली ने जैसे रिज्यूम किया, वेरी गुड, दिस इज गुड। बिम्स्टेक कितना अच्छा लिखा, दीपाली का भी मैप वर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव इन दिस, वेरी गुड। प्रेजेंट रेलेवेंस किया, तो मैं यही बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका लाइक पास्ट में इतना अच्छा वर्क रहा है कि वो अभी थोड़ा एडवांटेज में हो जाते हैं, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एटसेट्रा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टूडेंट आज से स्टार्ट कर रहा है वो कैचअप नहीं कर पाएगा। आप डेली प्रैक्टिस करो, अच्छी अच्छी कॉपीज देख के सीखो, आप बहुत सून आपका भी वही लेवल हो जाएगा, ओके। तो इस एग्जाम का कोई ऐसा एक ही स्ट्रेटेजी नहीं होता, आप उसको टेलर मेड करो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, ओके। प्रियंका, दिस इज वेरी गुड, आप भी बहुत अच्छा आंसर्स लिखते हो, है ना, एंड बहुत टू द पॉइंट रहता है आपका, कंटेंट हैवी रहता है, तो दिस इज योर स्ट्रेंथ, इसको मेंटेन करो, ये रिवॉर्डिंग रहेगा आपके लिए। हाजिंदर, दिस इज गुड, ऑब्जेक्टिव, बिम्स्टेक, सिग्निफिकेंस। अब सी हैंडराइटिंग कितना नीट एंड क्लीन हो गया है हमारा, दिस इज वेरी वेरी गुड कॉपी, दिस इज डिजायर्ड। सी बेटर कंट्री साइड, अब आपने भी कंट्री साइड का ही बस बताया, कुछ शहर का भी बताओ कि नहीं शहर कैसा है, आप डिसअग्री भी कर सकते हो कि नहीं शहर बेटर है कंट्री साइड से, प्रैक्टिकल भी है, देखो अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, ओके। सो यू कैन प्रेजेंट डिफरिंग ओपिनियन एज वेल, ओके, डिफरेंट ओपिनियन एज वेल, ऑलराइट।
सो ये इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग सबमिशन करना है और सिमिलरली आज का भी आप आंसर राइटिंग करो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.